अभी अभी बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है, जहां एक नगर पंचायत पूरी तरह से सील कर दी गई है। इस इलाके में जहरीली गैस का कहर बरपा है। बड़ी खबर नागपुर से है। नागपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव होने की वजह से करीब 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 52 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। गोधानी इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। आनंद फानन में सबको अस्पताल पहुंचाया गया। 4 से 5 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। रात करीब 12:15 बजे गैस का रिसाव शुरू हुआ, जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और इसी दौरान अफरा तफरी हो गई। लोग खांसने लगे, कईयों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। प्रशासन ने तुरंत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पहले खाली करवाया, फिर 200 मीटर के दायरे में बने हुए सभी मकान खाली करवाए गए। ये नागपुर का गोधानी इलाका है, जहां काफी तादाद में लोग रहते हैं। रिहायशी इलाके के बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसी गोधानी नगर पंचायत में गैस का रिसाव हुआ है। 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाव हुआ है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों को गोधानी गांव भेजा गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की घेराबंदी की गई है। 200 मीटर तक का दायरा सील कर दिया गया है। रात करीब 12:15 बजे ये घटना हुई। लोगों को वाटर प्लांट से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। इलाके के शुद्धिकरण केंद्र में क्लोरीन गैस के रिझाव का यहाँ पर रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है। कैसे रिझाव जो है उसको बंद किया जाए। एनडीआरएफ की टीम आप ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वो रिझाव का जो केंद्र है, जहाँ पे शुद्धि जलकरण केंद्र है, वहाँ से उसको बंद करने के लिए लगी हुई है। ये तमाम एनडीआरएफ के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे लगे हुए। रात 1 बजे से ही ये यहाँ पे डटे हुए। अभी भी यहाँ पर उसको जो जहाँ से रिझाव हो रहा है उसको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। एनडीआरएफ की टीम, एनएमसी फायर ब्रिगेड की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम सभी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सुविधाओं के साथ, पूरी सुरक्षा मापदंडों को पालते हुए वहाँ पर ये तमाम कर्मी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। दादा भी क्या स्थिति है? स्थिति अभी नॉर्मल है, जैसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी कंट्रोल में। क्या किया आप लोगों ने, कैसे रिझाव को कंट्रोल किया? रिझाव देखिए, जो रात में 12 बजे से हो रहा था, हमें यहाँ खबर मिली 1 बजे तकरीबन हमारी टीम यहाँ पर आई। तब से हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी वहाँ की स्थिति, जो लीकेज था, जो उसका सिलेंडर जो बड़ा वाला लीकेज था, उसको हमने वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। जो वाटर टैंक है उसके अंदर डाल के उसको अभी डिस्पोज कर रहे हैं। तो किस तरीके से उसको डिस्पोज किया गया, कैसे किया गया, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? वो जो रिसाव हो रहा था बाहर, उससे बाहर ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही थी, जिसके चक्कर में 40 से 50 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसको अभी वाटर टैंक के अंदर उसको दूसरे प्लेस पे डाला गया, उसके अंदर उसका रिसाव खत्म हो गया। अभी वहाँ स्थिति ठीक है? अभी स्थिति नॉर्मल है। मैं देख रहा हूँ कि और भी टीम आपकी वहाँ पे जा रही है, अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पर कई एजेंसीज है, जैसे एनडीआरएफ है, फायर है और महाराष्ट्र पुलिस है, सभी मिलके हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से अभी वहाँ पे हमको जो रिसाव है उसका मॉनिटरिंग करना होगी, क्या अभी यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे इक्विपमेंट्स हम एक बार और करेंगे, उसके बाद में आगे की स्थिति बताएगी। जिस वक्त ये घटना घटी हुई, लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गैस का रिसाव शुरू हुआ और अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, कईयों की तो सांस रुकने लगी। सुनिए पीड़ितों ने क्या बताया। खांस रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, उनको चक्कर आ रहे थे, नीचे गिर रहे थे ज़मीन पे। फिर हम लोग आए, हमने अपनी अपनी गाड़ियों पे, 2 व्हीलर थी हमारे पास, जिनके पास 4 व्हीलर थी, वो 4 व्हीलर में बैठ के बाहर चले गए। कोई हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठाया है, एम्बुलेंस वाले उनको हॉस्पिटल में लेके गए। तकलीफ तो सर सांस लेने में तो हो ही रही थी सर, पूरा दम पूरा उनका पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरी जान ही जा रही थी करके। पूरे 80-90 लोग एडमिट है। जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाव हुआ उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। 200 मीटर के दायरे में सभी मकान सील कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि हम अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पे गए हुए थे, जल शुद्धिकरण केंद्र में गए। वहाँ पर जो रात से ही
रात से ही जो यहाँ पर रिझाव हो रहा था उसको नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। अभी इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। पुलिस का ऐसा कहना है कि 35 से 40 लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। 10 से 12 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी देखी जा रही है कि 10 से 11 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये परिसर जो पूरा परिसर है, आप ये देख रहे हैं, घरों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, पूरे घरों को खाली करा दिया गया है। जब तक प्रशासन की अनुमति नहीं होगी तब तक किसी को भी इस इलाके में आने की अनुमति नहीं है। पूरे की पूरे इलाका खाली करा दिया गया। लगभग 150 घरों को चारों तरफ से पुलिस ने नाकाबंदी करके रखी हुई है। स्थिति ये है कि पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उस रिझाव को बंद करने में लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे लगी हुई है। महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम टीमें यहाँ पे मौजूद है। तमाम साजो सामान के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, और अलग अलग जो इस्तेमाल करने वाले उपकरण हैं, तमाम उपकरण लेकर ये यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है। और ये कहा जाए कि रात से ही ये ऑपरेशन में ये लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से रिझाव पर नियंत्रण लाया जाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी योगेंद्र तिवारी नागपुर से लाइव जुड़ गए हैं। योगेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या है? जो लोग बीमारों के अस्पताल पहुंच गए हैं और वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, अभी की क्या स्थिति है? अचानक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ऐसे जो आधिकारिक तौर पे अधिकारियों ने बताया कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जब वो लोग बाहर आके देखे तो अंदर जो कर्मचारी थे उनके भी सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तब पता लगा कि वहां से गैस का रिझाव हो रहा है। पुलिस प्रशासन, एनएमसी, ओएसडब्ल्यू को बताया गया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची और वहां पर जो गैस का रिझाव हो रहा था उसको बंद करने की प्रक्रियाओं को शुरू किया गया। 4 स्तर पर एनडीआरएफ की टीम ने काम करना शुरू किया और लगभग 9:30-10 बजे तक तमाम एजेंसियां इस पर जुटी हुई थी। लगभग 100 से 150 घरों को खाली करा दिया गया। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में, जो लोग जिनकी तबीयत खराब हो गई थी उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। कुछ लोग आईसीयू में हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। वो डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि उनका ऑक्सीजन लेवल अभी भी कम है और धीरे धीरे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी मेरी कुछ देर पहले जिलाधिकारी से बात हुई। उन्होंने एक कमेटी गठित की है जिससे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा नागपुर के जितने भी जल शुद्धि केंद्र हैं। जी, बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात चंडीगढ़ की करेंगे। चंडीगढ़ को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 43 में आईएसबीटी के पीछे आईईडी और बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया है। इन विस्फोटकों को टिफिन बॉक्स के बैग में छिपाकर रखा गया था। बाद में पुलिस ने जब बैग की जांच की तो इसके अंदर आईईडी के अलावा 5 किलो जिलेटिन, स्टिक, डेटोनेटर्स, पावर सोर्स, वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम छिपाकर रखे गए थे। इनका बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 तरन के हैं जबकि एक अमृतसर का रहने वाला है। साथ ही पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकियों का मकसद चंडीगढ़ बस स्टैंड पर ब्लास्ट करना नहीं था। अब देखिए, बस स्टैंड के पीछे से ये विस्फोटक बरामद किया गया है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ये जो लोग थे, इनका जो मंसूबा था वो बस स्टैंड को उड़ाना नहीं था या बस स्टैंड पर विस्फोट करना नहीं था। तो फिर इनके निशाने पर कौन से टारगेट थे, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 3 संदिग्धों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है कि इतना विस्फोटक इनके पास कहां से आया और इनका मंसूबा क्या था। चंडीगढ़ आईईडी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक पकड़े गए तीनों संदिग्ध पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी सत्ताम फत्ता नौशेरा से जुड़े हुए हैं। वे आईएसआई के इशारे पर चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास से विस्फोटक के साथ ही हथियार और कारतूस भी बरामद हुए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के कहने पर ही विस्फोटक इकट्ठा किया था। सूत्रों के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने यह साजिश रची है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अभय बताइए, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला है तो इरादे क्या थे लोगों? देखिए, बिल्कुल शुरुआती जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आका सतनाम नौशेरा के संपर्क में ये तीनों हैंडलर्स थे और इनका प्लान था पंजाब चंडीगढ़ में बड़े धमाकों को अंजाम देना, जिसको लेकर इन्हें आदेश मिलना बाकी था। फिलहाल ये आदेश दिया गया था पाकिस्तान के हैंडलर्स ने कि विस्फोटक सामान जो है वो इकट्ठा करें बड़ी मात्रा में, जिससे बड़े धमाके किए जा सके। हालांकि शुरुआती जो इनसे पूछताछ हुई है, चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर ब्लास्ट का इनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब और साथ ही चंडीगढ़ में कुछ जगहों को इन्हें चिन्हित करना था जहां पर ये धमाके करने की फिराक में थे। इनके पास से आईडी बनाने का तमाम सामान जो है वो बरामद हुआ है, जिससे बड़े धमाके किए जा सकते हैं। डेटोनेटर इनसे बरामद हुआ है, टाइमर बरामद हुआ है, कई तरह की स्टिक्स बरामद हुई हैं, वायर इनसे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ पिस्टल्स और कारतूस भी इनसे बरामद किए गए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके ये तीनों हैंडलर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 तरन तारन के रहने वाले हैं और एक अमृतसर का रहने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ समय से ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में आए और वहां से इनको लगातार आदेश मिल रहा था। सिग्नल ऐप का भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। फिलहाल इन तीनों से पूछताछ जारी है। जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि आज इनसे पूछताछ के बाद चंडीगढ़ पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है कि इनके पास से जो भी सामान बरामद हुआ था वो ये लोग सिग्नल के माध्यम से इकट्ठा कर रहे थे और इनके मंसूबे बड़े धमाके को अंजाम देने का था। फिलहाल जिस हैंडलर्स के संपर्क में थे, क्या पाकिस्तान में बैठे उस हैंडलर के संपर्क में इन तीनों के अलावा पंजाब के कुछ और लोग भी हो सकते हैं, इसको लेकर फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है। प्राची। बिल्कुल, देखिए अभय, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, लेकिन जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिली अभय, जैसा आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर बैठे हुए थे और पाकिस्तान से इनको ऑर्डर मिल रहा था, जिसके आधार पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और रांची के बाद अब भोपाल प्रदर्शन का सेंटर बना हुआ है। दिल्ली और रांची में जहां पेपर लीक और एग्जामिनेशंस में धांधली को लेकर प्रदर्शन हुआ था, वहीं भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी को लेकर चौथे दिन भी अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और नए पद की 2025 की भर्ती से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं एक छात्र नरेंद्र राजपूत ने अन्न जल भी छोड़ दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज महिला अभ्यर्थी राखी लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपने लिए राखी का तोहफा मांग रही हैं। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस वक्त जैन अल्फाल लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन जी और जैन वाई, यानी वो जो 40 साल से ऊपर के हो चुके, वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में, जहां अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। चौथा दिन है और हाथों में इस वक्त आपको ये राखी दिखाई दे रही है। मांग साफ है, आने वाली जो रक्षाबंधन का त्योहार है उनकी मांग है कि तमाम इन लाड़ियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उन्हें पद वृद्धि का जो है वो तोहफा दें इस रक्षा बंधन के मौके पर। सर, हम ये राखियां जो है वो मोहन भैया के लिए लाए हुए हैं कि मोहन भैया जो है वो रक्षाबंधन पर पद वृद्धि का उपहार दें और हम मोहन भैया से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे एक भाई जो कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कि वो जल्द से जल्द उनके प्राणों को बचा लें। अच्छा, तो ये बताइए क्या मांग है आप? हमारी मांग पद वृद्धि की है कि हम इस लायक हैं, हमने पढ़ाई की है, हमने 2 परीक्षाएं पास की है, तो हमें पद वृद्धि करे और पद वृद्धि का उपहार स्वरूप हमें पद वृद्धि का तोहफा चाहिए कि हम रक्षाबंधन पे राखी बांधे उनको और हमें तोहफा मिले।
पदवृद्धि की मांग है और इतनी सरकार से इतनी सी गुजारिश है, जबकि गुंजाइश बहुत सारी है कि सरकार को पदवृद्धि करना चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, पिछले 9-10 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग में 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की गई है। ये अभ्यर्थी अभी तक 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अब भोपाल में आमरण अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। उन्होंने 21 अगस्त रात 12 बजे से खाना ही नहीं, पानी तक छोड़ रखा है। उनके आमरण अनशन के 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। यहां बैठे हुए ऐसे ही अभ्यर्थी को जो निर्जल, जिन्होंने व्रत किया हुआ है, निर्जल व्रत है एक तरीके से, हम उनसे बात कर लेते हैं। कितने घंटे हो गए? सर हम रात 21 तारीख की 12 बजे के बाद से ही पानी और खाना सब छोड़ दिया है। क्या मांग है यार तुम्हारी? छोटी सी मांग लेकर आए थे सर। तुम्हारे पास तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी? सब कुछ किया है सर। बताओ क्या क्या। सर हमारी मार्कशीट में हमने BA किया है, MA किया है, DLED हमने डाइट से किया है, जहाँ से टॉपर करते हैं। BA, MA, DLED सब किया है, उसके बाद भी नहीं मिल सर हम डाइट से DLED किए। डाइट मतलब समझते हैं ना आप, जो जिला टॉपर आते हैं, जहाँ पे जिले के टॉप लोग आते हैं सर, जहाँ पे जिले के टॉप लोग, वहाँ से हमने DLED किया है। हाँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे 12th में सर? हम अभी ये इसमें एग्जाम में कितने %? 94.4% आए, जो अभी ज्यादा थे। इन्होंने रिजल्ट रिवाइज में कम कर दिए, हमें पता नहीं। रिवाइज रिजल्ट में परसेंटाइल भी कम किए, पता नहीं कैसे कर दी है। बात यही है कि सर इतने नंबर 99 वाले भी हमारे साथ नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा। और अब भोपाल में प्रदर्शन का तीसरा मोर्चा खुलने वाला है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग कैंडिडेट आज भोपाल में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8,721 पदों की जरूरत होने के बावजूद सरकार ने केवल 2901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में हैं। भोपाल के नीलम पार्क में पहले से ही 2 प्रदर्शन चल रहे हैं। एक प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थियों का है, तो दूसरा प्रोटेस्ट सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ चल रहा है। अनुराग, अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं नीलम पार्क में ये मौजूद हैं। अब जो ये मांग है उसमें अड़चन कहाँ है? सरकार इनकी मांग क्यों नहीं मान पा रही? देखिए, सवाल ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यही कर रहे हैं। मैं नीलम पार्क के एक हिस्से में मौजूद हूं, जहां पर ये तस्वीरों में आपको दिखाई देगा वर्ग क्रमांक 2 और वर्ग क्रमांक 3 के अभ्यर्थी हैं, और इस पार्क के दूसरी ओर वर्ग क्रमांक 1 के यानी 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जाम पास कर चुके हैं, वो लोग मौजूद हैं। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही थी 2025 को। ये जो वर्ग क्रमांक 2 और 3 देख रहे हैं, 2025 में इन्होंने एग्जाम दिया था। पोस्ट तकरीबन निकाली गई थी 21,000, लेकिन जब नियुक्ति हुई तो नियुक्ति तकरीबन 9,000 लोगों की हुई। जो जबकि नोटिफिकेशन तकरीबन 21,000 का था। तमाम जो लोग हैं इन्होंने अपनी मांग रखी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, अभी तक पूरी नहीं हुई। और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग अपनी मांग कहाँ तक रख चुके हैं और क्या वजह है कि निराकरण नहीं हो पा रहा? सर हमने अपनी मांग, ऐसा कोई भी हमें कोई विधायक या कोई कलेक्टर, विधायक, बाकी बड़े बड़े मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के यहाँ, शिवराज मामा जी और माननीय मोहन यादव जी, सभी के यहाँ पे हमने कार्यालय पे हमारा। वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही? वजह सर मैं आपको बस सर मैं वजह यही मान के चलता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए। सरकार की मंशा नहीं है कि गरीबों किसानों के बच्चे पढ़े स्कूल में, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे। बस ये तो वजह नहीं होगी। कोर्ट में मामला लंबित है, क्या बताया गया? कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं, क्योंकि वर्ग क्रमांक 1 का तो एक किसी का मामला लंबित है, जिसके कारण पदवृद्धि नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार की मंशा नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि वो रोजगार दे और या फिर शिक्षा दे। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है।
एमपी के अंदर अगर पोस्ट देखेंगे तो लगभग 8 लाख निकलेंगी। आरटी एक्ट 2009 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि 2 शिक्षक प्राइमरी में और 3 शिक्षक मिडिल में, कम से कम इससे कम शिक्षक नहीं होने चाहिए। इन्होंने उसको मैंडेटरी ये मान लिया कि इससे अधिक शिक्षक नहीं होने चाहिए। अब ये चल रहा है कि 2 प्राइमरी में और 3 मिडिल में, इससे अधिक शिक्षक हो ही नहीं सकते। जब आपने एग्जाम दिया था टोटल 8,000 जो थे वो वर्ग 2 के लिए थे और 3 के लिए तकरीबन 13,000, 21,000 थे। नियुक्तियां 8,000 की हुई हैं। हाँ, लगभग 9,000 के आसपास की नियुक्तियां हुई हैं और बिल्कुल इनकी जितना नोटिफाई ये करते हैं उतना भी ये नहीं दे पाते। आपके पास डिग्री क्या क्या है? मेरे पास डिग्री, मैं 4 विषयों से मैं एमए हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स। 4 विषयों से एमए? विषयों से एमए हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। कोई भी जितने भी लोग अगर कैबिनेट में भी हों, एक के पास भी अगर नेट हो तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। कितने लोग हैं उनके डिग्री? कितनी डिग्री? सबके पास ऐसे ही डिग्रियां हैं। क्वालिफाइड है जैसे डीएड की मार्कशीट। आपको इसमें कितने परसेंटाइल आए थे एग्जाम दिया जो? 99.43% है, 99% से ऊपर है, मतलब 100। जी सर, मेरे 99.6% आए हैं। उसके बाद भी नौकरियां नहीं है क्योंकि पद इतने कम हैं कि किसी को नौकरी मिल ही नहीं सकती। बहुत कम मात्रा में पद निकलते हैं। पद कितने? तकरीबन 1,15,000। 1,15,000 तो ये तो ऑफिशियल डेटा इनका रिक्त पदों का था। पदों का। और तस्वीर देखा आपने, सबके पास तमाम डिग्री है, 4 विषयों में एमए है, पीएचडी है, डीलेट है। और यही वजह है कि बिल्कुल साफ है अनुराग, इस वक्त किसी भी राज्य का कोई भी छात्र या पढ़ाई कर लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा युवा वो यही कह रहा है कि चाहे वो एजुकेशन हो, एग्जामिनेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, वो अपनी सरकार से जवाब मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। अब तो ये देखना होगा कि सरकार अपनी सहृदयता कैसे दिखाती है और इनकी इन परेशानियों से कैसे इन्हें छुटकारा दिलाती है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।